हेलो दोस्तों, आर 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उपनिवेशवाद के बारे में। यानी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि उपनिवेशवाद क्या है, साम्राज्यवाद क्या है। उसके बाद मैंने बताया कि अंग्रेजों ने किस प्रकार उपनिवेश स्थापित किया है, उसके क्या कारण थे। लेकिन भारत में जब उन्होंने उपनिवेश स्थापित कर लिया तो इसका क्या परिणाम हुआ। कोई भी चीज का एक कारण होता है तो उसका परिणाम भी होता है। अच्छा परिणाम होता है तो बुरा परिणाम होता है, लेकिन उपनिवेशवाद का ज्यादातर बुरा परिणाम पड़ा हमारे भारत पे। इसके बारे में हम आपको भाई पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। अंग्रेज जब हमारे भारत पे अधिकार कर लिए, उपनिवेश स्थापित कर लिए, तो सबसे पहले उन्होंने हमारे भारतीय समाज में जो कारीगर थे उन पर इनका असर पड़ा, फिर किसानों पे पड़ा, साथ ही साथ हमारे बहुत सारे अर्थव्यवस्था पे इनका असर पड़ा, क्योंकि वो लोग मशीनीकरण के तहत अपना कार्य करते थे और हमारे यहाँ हाथों के द्वारा कार्य किया जाता था। इसी के बारे में मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सवाल पूछा जा सकता है कि उपनिवेश के क्या कारण थे, तो आपने बता दिया। उपनिवेशवाद के क्या प्रभाव पड़े, इसके लिए पहला पॉइंट है औद्योगिक मजदूरों और कारीगरों की दशा खराब होना। औद्योगिक मतलब होता है उद्योगों में एकाएक विकास, यानी मशीनीकरण द्वारा किसी भी उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के तरीका को, यानी मशीनीकरण के द्वारा किसी भी उद्योग को आगे बढ़ाने की कला को क्या कहा जाता है, औद्योगिकरण कहा जाता है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। एक सवाल उठता है कि इंग्लैंड में ही क्यों हुआ था, इसके बारे में तो आप बता सकते हैं कि सर्वप्रथम इंग्लैंड में होने के बहुत सारे कारण थे, लेकिन सबसे प्रमुख कारण यह था कि वो चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ था, समुद्र से घिरा हुआ था। यानी एक टापू है, द्वीप है जिसमें इंग्लैंड बसा हुआ है। और इंग्लैंड को किसी भी देश में आने जाने की सुविधा बहुत आसानी से मिल जाती थी, क्योंकि पहले का जो आने जाने का रास्ता था वो था पानी का जहाज, और पानी के जहाज का सुविधा होने की वजह से मशीनीकरण सबसे पहले ज्यादा हुआ। दूसरा कि उसका उपनिवेश बाकी देशों की अपेक्षा ज्यादा था। टोटल उसने 15 उपनिवेश स्थापित किए थे, जिसमें सबसे बड़ा उपनिवेश भारत था, जिससे उसे कच्चे माल आसानी से मिल जाती थी और पके माल आसानी से बेच दिया करता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसकी वजह से इंग्लैंड बहुत आगे गया। इसने क्या किया, उपनिवेश का सबसे गहरा प्रभाव, यानी उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव वहां के कारीगरों पे पड़ा, साथ ही कपड़ा उद्योग पे पड़ा। कारीगरों यानी जो हाथों के द्वारा जो कार्य करते थे उन पे इसका बड़ा असर पड़ा है। लेकिन साथ साथ कपड़ा उद्योग, यानी भारत में जो कपड़ा उद्योग था वो चरखा के जरिए बनाया। आपने बचपन में देखा होगा चरखा, जैसे गांधी जी को बहुत सारे चित्रों में दर्शाया गया जो चरखा चलाते हुए, यानी सूती कपड़ा बनाने का जो कार्य होता था वो चरखा के द्वारा किया जाता था। लेकिन जब मशीनीकरण हुआ तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे हस्तशिल्प, यानी हस्तशिल्प का अर्थ होता है हाथों द्वारा किए गए कारीगर, यानी किए गए कार्य। जैसे कि मान लीजिए हाथों की तरह कोई बर्तन बनाते हैं, हाथों की तरह जो कपड़ा बनाते हैं, इस सब पे असर पड़ा। और भारतीय बाजार में विदेशी कपड़े का बहुमूल्य ज्यादा बढ़ गया और हमारी देशी कपड़ा धीरे धीरे, खादी जो कपड़ा है वो धीरे धीरे कम होता गया और ये लोग बेकार और बेरोजगार हो गए। यानी कहा जा सकता है कि उपनिवेश का पहला प्रभाव अगर हमारे भारत में पड़ा तो हमारे कारीगरों पे पड़ा, और दूसरा प्रभाव इसका ये पड़ा कि वहां के कपड़ा जो हमारे उद्योग थे, जो कपड़ा उद्योग हमारे भारत में ज्यादा प्रचलित था, उस पर मशीनीकरण द्वारा जो कपड़ा उत्पादन किया जाता था उसका असर पड़ा। पॉइंट नंबर दूसरा कहता है किसानों की निर्धनता। अंग्रेज के द्वारा बनाया गया जितनी भी नीतियां है, आप कोई भी एक्ट उठा लीजिए जिसमें अंग्रेजों ने जो नीति बनाई है, बहुत सारी नीतियों में किसानों को देखकर उन्होंने नीति नहीं बनाई थी। किसानों को उन्होंने अनदेखा करके नीति बनाई, जिसकी वजह से किसानों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। बहुत समय उपज नहीं होती थी फिर भी लगान देना पड़ता था। अगर लगान नहीं चुका जाने पर क्या किया जाता था, उनकी जमीनें छीन ली जाती थी या गिरवी रख दी जाती थी। तो यही बता रहे हैं, इसमें अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जो भी नीतियां थी वो शुरू से किसान विरोधी रहा है। यानी जितने भी नीति बनाया वो क्या है, किसान विरोधी रहा है। ये लोग किसानों से ज्यादा मात्रा में कर लिया करते थे, जिससे यह साहूकारों के कर्ज के साथ साथ जमीन भी बेच देते थे। यानी किसान की दशा इतनी खराब थी कि वह कर्ज नहीं चुकाने पे अपना जमीन भी बेच दिया करते थे। तो दूसरा प्रभाव आपको क्या देखने को मिला, किसानों की निर्धनता। पहला क्या था, कारीगरों की दशा खराब, दूसरा में किसानों की दशा खराब, तीसरा है लगान एकत्रित करने की कठोर तरीके। यानी अंग्रेजों ने भारत पर जब उपनिवेश स्थापित किया तो उसको मालूम चला कि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत में उपजाऊ भूमि ज्यादा है, तो उन्होंने यहाँ पे लगान की जो टैक्स लेने की जो प्रक्रिया थी वो काफी अलग कर दिया, यानी बड़ा कठोर नियम बना दिया। अब इसमें देखिए क्या होता है, कृषि व्यवस्था भारत उस समय अच्छी नहीं थी, यानी भारत की कृषि व्यवस्था उस समय अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो लोग खेती अच्छी तरीके से नहीं कर पाते थे। जो खेती किया करते थे उसका लगान इतना देना पड़ता था कि उनके ऊपर से कई गुना ज्यादा लगान हो जाता था। कभी कभी अकाल पड़ जाता था तो कभी कभी सुखाड़, कभी कभी दहाड़, जिसकी वजह से उनकी फसल नहीं हो पाती थी। यानी जलवायु परिवर्तन के कारण कभी कभी किसानों को बहुत ही कठिनाइयों से जूझना पड़ता था, फिर भी उन्हें लगान देना पड़ता था।
जिसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन निर्धन होते गए, गरीब होते गए, भुखमरी हो गई, लोगों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। अगला पॉइंट, साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण। अब तो अंग्रेज तो शोषण करते ही थे, साथ ही साथ साहूकार यानी जिससे किसान ब्याज लेकर खेती बाड़ी करता था, वो भी इनके साथ ज्यादती करना शुरू कर दिए। अब उधर लगान देते थे और इधर जब उनका ब्याज नहीं मिलता था तो ये लोग इनकी जमीन हड़प लेते थे। इस तरह से जमींदारी प्रथा धीरे धीरे प्रचलित हो गई और ये साहूकार किसानों की जमीन लेकर क्या हो गए, धनवान हो गए। इस तरह से आपने यह जाना कि उपनिवेश हमारे भारतीय समाज पे क्या असर डाला। पहला असर क्या डाला कि हमारे कारीगरों को कारीगरी छीन ली। कपड़ा उद्योग में नवीन कपड़ा यानी विदेशी कपड़ों का बहुमूल्यता बढ़ गया। किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। कर का बोझ था वो ज्यादा मात्रा में बढ़ गया और साहूकार भी किसानों को शोषण करना शुरू कर दिए और इस तरह से भारत के किसान धीरे धीरे कमजोर हो गए, कारीगर कमजोर हो गए और इस तरह से हमारे यहाँ से जो खादी कपड़ा था वो विलुप्त होने लगा। पॉइंट आता है, अब कुछ हम आगे कहानी बताएंगे कि किसानों ने किस तरह कृषि में कुछ सुधार किया। कुछ सुधार, देखिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं बुरा होता है, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा भारत के साथ ज्यादती किया, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं बात करते हैं। आज देखा जाए तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा शोषण अगर कोई किया है, सबसे ज्यादा हमारे भारत को कोई लूटा है तो अंग्रेजों ने लूटा है। अंग्रेजों ने हमें बहुत तरह से प्रताड़ित किया है, लेकिन इसके पे हम जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन आपको आज जानना पड़ेगा कि इन्होंने शोषण के साथ कुछ काम अच्छा भी किए हैं। जहां काम अच्छा मैं अच्छा बोलूंगा, जहां खराब है खराब बोलूंगा, क्योंकि एक शासन प्रणाली में सब कुछ अच्छा भी नहीं हो सकता है तो सब कुछ खराब भी नहीं हो सकता है। इन्होंने कुछ अच्छा काम किया जिसमें कुछ अस्थायी बंदोबस्त है, तो इसमें फायदा किसको हुआ, कंपनी को हुआ है। ये जितने भी नियम बनाए हैं ज्यादातर इनको फायदा हुआ है, बाकी लोगों को फायदा कम हुआ है। अस्थायी बंदोबस्त क्या है, अगर कोई पूछता है अस्थायी बंदोबस्त क्या है तो बताइएगा ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल में 1793 ईस्वी में 1793 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त को इस्तमारी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है कि इस्तमारी बंदोबस्त क्या है, तो आप वही बताइएगा जो हमने अभी इस टॉपिक में लिखा है। इस व्यवस्था के जरिए कंपनी द्वारा निश्चित की गई राशि को प्रत्येक जमींदार द्वारा रैयतों का अर्थ होता है किसान, रैयतों का अर्थ क्या होता है, किसान से एकत्रित कर जमा करनी होती थी। यानी इस व्यवस्था के जरिए एक निश्चित कर लगा दिया गया कि हाँ आपको सालाना 10,000 टैक्स देना है, उसी अनुसार आपको काम करना है। अब उपज ज्यादा हो चाहे कम हो, लगाना आपको कितना देना है, 10,000 देना है। और किसके द्वारा, तो जमींदार के द्वारा। रैयतों यानी जमींदार रैयतों से यानी किसानों से लेते थे और कंपनी को देते थे। गांव से राजस्व एकत्रित करने का कार्य जमींदार द्वारा नियुक्त अधिकारी अमला करते थे। अब देखिए कंपनी ने राजस्व एकत्रित करने के लिए जमींदार ढूंढा, जमींदार ने गांव में किसको नियुक्त कर दिया, अमला को। अमला का काम था कि गांव से किसानों से क्या लेना, लगान लेना, और किसको देना, तो जमींदार को देना। जमींदार किसको देगा, कंपनी को देगा। इस प्रक्रिया के तौर और कंपनी क्या लगा दी थी, अस्थायी बंदोबस्त के जरिए कर टैक्स मतलब निर्धारित करेगी, इतना ही टैक्स रहेगा। यह बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अगर ये सवाल पूछा जाता है कि अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था, तो बोलिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब, तो 1793 में। यानी आपने 2 नंबर के सवाल में पूछ सकता है, बहुत शॉर्ट में आप इसका जवाब दे सकते हैं। और कभी भी आंसर लिखेगा तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखेगा, इससे क्या होता है आंसर लिखने वाले की और समझने में भी आपको बहुत आसानी होगी। अगला पॉइंट आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी रैयतवाड़ी पद्धति। यह व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी में 1792 में लागू हुआ। यानी यह व्यवस्था कहां लागू हुआ, मद्रास प्रेसिडेंसी में। कब, तो 1792 में। उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी। मैं पिछली वीडियो में बताया हूं, अभी भी मैं बता देता हूं, ताकि बार बार अगर बताने से अगर आपके दिमाग में अगर ये याद हो जाता है तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। यह व्यवस्था मद्रास के 12 महल जिले में, यानी एक सवाल आता है कि रैयतवाड़ी पद्धति सबसे पहले मद्रास के किस जिले में या कहां लागू हुआ, तो बोलिएगा 12 महल। कहां जिले में, तो 12 महल। कब, तो 1792 में। फिर सवाल पूछा जाएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया, तो बोलिएगा कैप्टन मुनरो ने। किसने किया, कैप्टन मुनरो ने। यह व्यवस्था संपूर्ण रूप से, अभी आपने जो पढ़ा वो था सिर्फ मद्रास के कुछ प्रदेश में यानी 12 महल जिले में, लेकिन यह व्यवस्था संपूर्ण रूप से मद्रास में कब लागू हुआ, तो 1820 में लागू हुआ। इस व्यवस्था के जरिए कंपनी और रैयत, तो कंपनी बोले तो कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, रैयत मतलब किसान के बीच सीधा संबंध हो गया। यानी बीच वाला जो काम होता था ना, उसको ब्रोकर वाला, वो काम खत्म कर दिया गया। किस व्यवस्था के तहत, सवाल आता है कि किस व्यवस्था ने किसान और कंपनी को एक साथ जोड़ दिया, तो बोलिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था ने।
क्या कर दिया कि इसमें लगान वसूलने के लिए किसी भी जमींदार और बिचौलिए के पास आपको नहीं जाना है। आपका जो लगान है डायरेक्ट कंपनी को देना है, कंपनी को जो सुविधा है वो डायरेक्ट किसान को देगी, इस बीच में कोई नहीं रहेगा। लेकिन अभी आप जस्ट ऊपर पड़े अस्थायी बंदोबस्त में कंपनी ने क्या रखा था, वह कर वसूलने के लिए जमींदार रखा था। जमींदार का काम क्या था कि कर वसूलना, लेकिन जमींदार ने गाँव में जाकर क्या कर दिया था, अमला नियुक्त कर दिया था जो किसानों से कर लेता था। मान लीजिए अगर अमला किसान से अगर कर लेता है तो कुछ तो वहां से लेगा वो। अगर 10 रुपया टैक्स लगाया तो 12 रुपया लेगा कहां से, किसानों से। 12 रुपए में 2 रुपया अपने पास आ गया, 10 रुपया किसको देगा, जमींदार को। 8 रुपया लगा है कंपनी, यानी 8 रुपया कंपनी ने निर्धारित कर दिया कि भैया आपको 8 रुपया हमको देना है, तो 10 रुपये वसूलने के लिए जमींदार बोला किसको, अमला को। अमला आगे गांव में कितना ले रहा है, 12 रुपया। यानी इसमें बर्बाद कौन हो रहा है, किसान। यानी देखा जाए तो कहीं भी नीति सही नहीं है। क्यों नहीं सही है कि सारा जो खमियाना है किसको भुगतना पड़ रहा है, किसान को, क्योंकि किसान को टैक्स देना पड़ रहा है। 2 रुपया ये ले लिए, 2 रुपया ये ले लिए, बाकी इनके पास गया। लेकिन रैतवाड़ी व्यवस्था में सिद्धांत को खत्म कर दिया है, कहा कि ना आप एक काम कीजिए, आपका जो लगान मैंने निश्चित किया डायरेक्ट लाके आप कंपनी को दीजिए, कंपनी उसका फूटी काट के आपको देगी, उसका एक रसीद मिलेगा। तो इससे क्या हुआ कि बिचौलिया, यानी कहा जाए जमींदारी व्यवस्था और बिचौलिया को धीरे धीरे खत्म करने का प्रावधान था। ये काम थोड़ा अच्छा लग रहा है। कैप्टन रीड और कैप्टन मुनरो, कैप्टन रीड और कैप्टन मुनरो के द्वारा प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि स्वामी माना जाएगा। यानी इन लोगों ने कहा कि चलो इसमें तो सुधार कर दिए, लेकिन अगर आपका जमीन पंजीकृत है, पंजीकृत मतलब रजिस्ट्रेशन कराए हैं, दाखिल खारिज कराए हैं, तो समझिए वो जमीन किसकी है, आपकी है, और उसके मालिक आप होंगे। लेकिन अगर ये लोग कर नहीं चुका पाते थे, कंपनी को डायरेक्ट कर देना था, अगर कर चुकाने में असक्षम होते थे तो इनसे क्या किया जाता था, इनसे इनकी जमीनें छीन ली जाती थी। अब आता है महलवाड़ी व्यवस्था। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत के कुछ क्षेत्रों में लॉर्ड वेलजेली के द्वारा लागू किया गया था। यानी महलवाड़ी व्यवस्था कहां लागू किया गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत के कुछ क्षेत्रों में। किसने किया था, लॉर्ड वेलजेली ने शुरू किया था। महल का शाब्दिक अर्थ होता है गांव या प्रतिनिधि या जमींदार, यानी महलवाड़ी इसका मतलब हो गया कि एक जमींदार किसानों के द्वारा जो कार्य किया गया उसके उपलक्ष्य में जो टैक्स लेना वो काम किसका है, जमींदार का। इसीलिए इसको क्या कहा गया, महलवाड़ी व्यवस्था कहा गया। ये लोग कंपनी को निश्चित भू राजस्व देते थे और शेष अपने पास रख लेते थे। लेकिन देखिए इस व्यवस्था में ज्यादातर अगर नुकसान हुआ है तो दोनों आदमी को हुआ है। किनको किनको, जमींदार को भी हुआ है और किसान को भी हुआ है। इधर आपने जो पढ़ा इसमें सिर्फ किसानों को तकलीफ थी, इसमें भी किसानों को तकलीफ थी, लेकिन इसमें किसान के साथ साथ जमींदार को। अगर टैक्स मान लीजिए 100 रुपए कंपनी ने टैक्स रखा, किसान देने में असक्षम है, लेकिन सरकार ने कह दिया जमींदार से कि हम तुमसे लेंगे 100 रुपया, हम नहीं जानते हैं कि किसान दिया है कि नहीं दिया है। जैसे आज के दौर में अगर आप किसी को पैसा दिलाते हैं कि चलो गारंटर समझते हैं ना, सेम वही कहानी थी महलवाड़ी व्यवस्था में। अगर आप किसी गारंटर बनते हैं तो देने वाला आदमी आपसे पैसा मांग सकता है, वो दे चाहे न दे, वो किससे मांगेगा, जिसको आपने गारंटर बनाया है। या बहुत जगहों पे आपने देखा गारंटर में आप लोग जमीन रख देता है, महल रख देता है, तो उसकी नीलामी हो जाती है। तो इससे यह मालूम चलता है कि जमींदार की भी नीलामी हुई है। कैसे हुई है, इस व्यवस्था के जरिए हुआ है। अब जमींदार को कंपनी ने बोल दिया कि तुम्हें किसान से क्या लेना है, टैक्स लेना है। टैक्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको किसान पे दबाव डालना पड़ेगा। तुम जानोगे किसान से कैसे दबाव डाल के तुम क्या लोगे, टैक्स लोगे। लेकिन हमको 100 रुपया चाहिए तो चाहिए। अगर तुमने चुकाने में चूक की, किसको, जमींदार को, तो तुम्हारा क्या किया जाएगा, तुम्हारा जमीन, तुम्हारा महल हम छीन सकते हैं, हम उसे ले सकते हैं। और इसके जरिए इन्होंने क्या कर दिया, महलवाड़ी व्यवस्था ने जमींदारी व्यवस्था को और किसानों की स्थिति को काफी नाजुक कर दिया, काफी शोषण किया। और इस तरह से देखा जाए तो महलवाड़ी व्यवस्था ने इन दोनों को कमजोर बना दिया। तो आपने ये जाना कि किस प्रकार अंग्रेज भारत में क्या किए, उपनिवेश स्थापित किए, किस प्रकार उपनिवेश स्थापित होने के बाद हमारा शोषण हुआ। फिर आपने देखा कि भूमि बंदोबस्त, यानी किसानों को सुधार करने के लिए भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। इस भूमि बंदोबस्त में कुछ में अच्छाई थी तो कुछ में कमियां थी, और इस कमियों के साथ हमने यह पढ़ा महलवाड़ी व्यवस्था, रैतवाड़ी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त। पीछे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनके लाभ क्या थे, इनकी हानि क्या थी, इनकी विशेषताएं क्या थी, क्योंकि तीनों व्यवस्था कुछ न कुछ कमियां थी जो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।